आज के क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। इससे पहले अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों बताए हैं। अक्षीय स्थिति क्या होता है? तो अक्षीय स्थिति होता है कि मान लिया जाए कि ये ए बी अक्ष है और इसी अक्ष के अनुदिश एक बिंदु सी है, तो ये बिंदु सी कहा जाएगा कि यह किस स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में है। कहा जाएगा ना कि यह बिंदु सी किस स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में है। लेकिन इसी अक्ष ए बी के अनुदिश एक बिंदु सी जो है, अब यहाँ पर इसके अनुदिश न है एक बिंदु डी, यानी एक बिंदु डी जो है इस अक्ष के अनुदिश नहीं है। तो ये जो बिंदु डी आया, यह बिंदु डी क्या कहलाएगा? यह बिंदु डी कहलाएगा निरक्षीय, यानी कि अक्ष के जो अनुदिश होता है वह अक्षीय स्थिति कहलाता है और अक्ष के अनुदिश जो नहीं होता है वो क्या कहलाता है? निरक्षीय कहलाता है। तो आज हमें ये पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव अगर है तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का कुल व्यंजक कितना होता है, यही ना पढ़ना है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, हम कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव दो असमान आवेश होते हैं, जैसे एक प्लस आवेश तो एक माइनस आवेश, यानी एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो असमान आवेश होते हैं जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? अल्प दूरी पर। तो अल्प दूरी जो है वह 2L मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो निकाय बनता है, इसी निकाय को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को P से सूचित करते हैं और P बराबर होता है प्लस माइनस Q और इंटू 2L। क्या होता है? प्लस माइनस Q और इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में परिचय था। और अब हम जान चुके हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। और अब इसमें एक और शब्द है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? तो किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है? वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर मान लिया जाए कि E वैद्युत क्षेत्र है और किसी आवेश Q पर लगने वाला बल F है, तो E बराबर F बाई Q होता है। जहां हमने जब व्यंजक प्राप्त किया था वैद्युत क्षेत्र का, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे में R स्क्वायर, यही ना प्राप्त हुआ था। ये वैद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? व्यंजक हो गया। तो अब हम यह जान चुके हैं कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। जो अक्ष के अनुदिश होता है बिंदु, वह क्या होता है? अक्षीय स्थिति में होता है। दूसरा, अब हम जान चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दो असमान आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसका मान P बराबर प्लस माइनस Q और इंटू 2L होता है। बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की, तो किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां पर अगर E वैद्युत क्षेत्र हो और प्लस Q आवेश पर F बल आरोपित हो रहा हो, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर F बाई Q होता है ना। वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई Q और इसका व्यंजक होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। इतना जानकारी होने के बाद अब इस टॉपिक को हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखा जाए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश दो वैद्युत द्विध्रुव है और ये दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। और इसी AB बिंदु के अनुदिश यानी अक्ष के अनुदिश अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन है? P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का कुल मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र का कुल मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र का कुल मान ज्ञात करने के लिए हमें व्यंजक ये पता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे में R स्क्वायर। तो Q तो है हमारे पास प्लस Q और माइनस Q, R का मान नहीं पता है, तो R का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों आवेशों जो वैद्युत द्विध्रुव हैं, उन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु यानी मध्य का बिंदु कितना है? O है। क्या है? O है। तो मध्य बिंदु अगर कह दिए तो इसका मतलब 2L दो खंडों में विभक्त हो गया।
कितने खंडों में विभक्त हो गया? 2 खंडों में, एक L और एक L, यानी OA की दूरी L होगी तो OB की दूरी कितनी होगी? L होगी। सेम टू सेम वैसे ही विभक्त किए हैं कि नहीं किए हैं? OA L और OB कितना? L। लेकिन इस माध्य बिंदु से, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसकी दूरी माध्य बिंदु से कितनी है? R है। इस दशा में अब हमें +Q और -Q दोनों आवेशों से उस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, क्योंकि आवेश तो पता है लेकिन दूरी पता नहीं है। दूरी जब पता होगा तभी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि माध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है? R है। कितना मान लिया है? R मान लिया है। तो अब -Q आवेश से बिंदु P की दूरी, तो समग्र R में से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक L है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? L। तो इस यहाँ से यहाँ तक के टोटल R में से L को घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो ये क्या किया हमने? यहाँ से R के मान में से इस L को घटा दिया तो बचेगा यही ना। तो ये कितना है? R माइनस L। अब बात करते हैं इस L की, क्योंकि +Q से भी इसकी दूरी चाहिए। तो +Q से दूरी चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक अगर R है, यानी O से P तक अगर R है, तो OP में क्या जोड़ देंगे? AO जोड़ देंगे, L हो जाएगा। तो हो जाएगा R और +L। आया है कि नहीं आया है? इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे जब इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे ही दूरी पता चल गया कि R माइनस L है और R प्लस L है, आसानी से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा, नहीं ज्ञात हो जाएगा? देखते हैं। सबसे पहले माना कि जो फिगर में है वो लिखेंगे। माना कि +Q और -Q दो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है ना। माना कि +Q एवं -Q, +Q एवं -Q दो वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का कुल मान किस स्थिति में स्थित है? बिंदु अक्षीय। कुल मान अक्षीय स्थिति में स्थित किस बिंदु पर? बिंदु P पर ज्ञात करना है। करना है ना, ज्ञात करना है। तथा चित्र से अब थोड़ा बहुत जो है वो गणना करेंगे। चित्र से क्या है? तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो AB बराबर कितना है भाई? 2L। लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का माध्य बिंदु कितना है? O है। वैद्युत द्विध्रुव का माध्य बिंदु कितना है? तो वैद्युत द्विध्रुव का माध्य बिंदु O है। अतः अब क्या करेंगे? तो OA की दूरी L और OB की दूरी L, तो हो जाएगा OA बराबर OB और बराबर L होगा। होगा कि नहीं होगा? माध्य बिंदु O है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? OA बराबर OB बराबर L। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये हो गया तो माना कि O से P की दूरी कितनी है? R। चित्र में माना कि O से P की दूरी मतलब OP बराबर कितना है? R है। तो OP बराबर R है, तो इसलिए अगर O से P तक R है तो A से P तक कितना हो जाएगा? L और प्लस R। तो लिखेंगे इसलिए AP बराबर L और प्लस R। देखा जाए, ये रहा A और ये रहा P। तो P और O के बीच की दूरी अगर R है तो इसमें ये L जोड़ेंगे तभी ना आएगा, तो L प्लस R होगा कि नहीं होगा? अब अगर हम B से P की दूरी निकालें, BP, तो क्या हो जाएगा? ये टोटल यहाँ से O से लेकर के P तक R है। अब BP चाहिए तो L घटाएंगे ना, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो हो जाएगा R माइनस L। तो हमने लिख दिया R माइनस L। अतः अब जितनी गणना करनी थी
सभी गणनाएं हो चुकी हैं। अब करना क्या है, तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र बताया जाए, ई बराबर ना, तो ई बराबर कितना हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, दो आवेश है ना, तो दो आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। तो क्या हम इसको E1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। या दूसरा चीज़ क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा ये लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर स्थित आवेश है ना, तो EA लिख देंगे। EA का मतलब ये स्पॉट हो जाएगा कि जो ए बिंदु पर आवेश स्थित है उसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो E1 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, EA। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा ये ज्ञात करते हैं अभी। तो लिखेंगे इसलिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो प्लस क्यू है ना, अब बटे में आर स्क्वायर। तो आर के लिए मान कितना है, ए से लेकर के और पी के बीच की दूरी आर और प्लस एल, यानी एल प्लस आर है ना, तो हो जाएगा एल और प्लस आर का समीकरण 1। लिखेंगे इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आप प्लस की जगह पर माइनस क्यू हो जाएगा, होगा ना माइनस क्यू। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी। तो इसके बीच की दूरी हमने क्या निकाला है, R और माइनस L, क्योंकि माइनस क्यू कहाँ स्थित है, B पर, और B से P की दूरी कितनी है, R माइनस L। तो हम क्या लिख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो कहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर, क्योंकि पहले ही ये क्लियर कर दिए हैं कि हमें आखिर वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर ज्ञात करना है। यही तो लिखे हैं, जिनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का कुल मान अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो जो दूरी होगा उसकी गणना कहाँ करेंगे, बिंदु P के लिए करेंगे ना। तो बिंदु P के लिए एक जगह दूरी है L प्लस R और दूसरी जगह दूरी है R माइनस, तो अब हम लिखेंगे R माइनस L। तो देखो ये हो गया R और माइनस L का स्क्वायर समीकरण। लिखेंगे अतः बिंदु P पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा E टोटल बराबर या E बराबर E1 और प्लस E2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताया जाए, आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसलिए बढ़िया है कि बहुत कम शुल्क में समझ रहे हो, नहीं तो यही समझने के लिए एक सब्जेक्ट का 400 और 350 विद्यार्थी देता है, नहीं देता है जी। यहाँ से पलायन करता है बक्सर, यहाँ से पलायन करता है आरा, यहाँ से पलायन करता है विद्यार्थी पटना, तो कितना देता है समझने के लिए, 350 से 400। यही इंग्लिश मीडियम का होगा तो 500 नहीं 600 देगा, केवल इस टॉपिक को समझने के लिए। तो ये बढ़िया है ना कि बहुत कम शुल्क में समझ में आ रहा है, तो समझ जाना है और ऐसा समझना है कि ज़िंदगी भर भूलना नहीं है। समझ में आया। तो अब क्या हो जाएगा, E टोटल लिखा जाए या E लिखा जाए, तो E इज इक्वल टू E1 और प्लस E2। E टोटल इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू E1 और प्लस E2। तो अब E1 का मान रखेंगे, तो E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q और बाई L और प्लस R का, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस Q बाई R माइनस L का हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, क्योंकि अब गंतव्य तक लगभग पहुंच चुके हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे में L और प्लस R का, प्लस माइनस 1/4 पाई और Q बटे में R माइनस L का, होगा कि नहीं होगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/L प्लस R का स्क्वायर
और 1/r माइनस एल का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। अगर ये होगा तो अब ये एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम लेंगे और इसको हल कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। E इज इक्वल टू Q/4πε0 और क्या हो जाएगा, तो L प्लस आर है और R माइनस एल है, यही है ना, L प्लस आर है और R माइनस एल है। तो एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर फॉर्मेट में L प्लस आर का स्क्वायर इंटू R माइनस एल का स्क्वायर संभव है या नहीं है, यही ना होगा, गुणा होगा कि नहीं होगा। तो अब L प्लस आर स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कट जाएगा R माइनस एल का, तो अब ये क्या हो जाएगा, R और माइनस एल का माइनस R माइनस एल का स्क्वायर है, तो R माइनस एल के स्क्वायर से भाग करेंगे तो R माइनस एल का स्क्वायर कट जाएगा, तो अब बचेगा L प्लस आर का, तो ये क्या हो जाएगा L और प्लस आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो अब कुछ करना नहीं है, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस और माइनस 2ab, तो 2rl होगा। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, डायरेक्ट कर दें, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, यानी a स्क्वायर भी प्लस बी स्क्वायर भी प्लस अब प्लस 2ab, तो सब प्लस आ रहा है, माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तीनों का तीनों पद क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rl। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। अब एक चीज़ बताइए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हम इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, करेंगे यहाँ पर L प्लस आर और इंटू आर और माइनस L का होल स्क्वायर किया जा सकता है। अब देखा जाए क्या होगा, क्या इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कटेगा, ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कटेगा। अब यहाँ पर जो बचा वही ना रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब इसको हल कर चुके हैं लगभग और अब आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर होगा Q बटे में 4πε0। होगा कि नहीं होगा, माइनस 2rl कितना हो गया, माइनस 4rl हुआ ना। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 4rl और बाई में कितना हो जाएगा, L प्लस आर है और R माइनस एल है। तो अब एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्या करेंगे ध्यान देना, L प्लस आर है तो इसको R प्लस एल लिख सकते हैं क्या, दोनों धनात्मक ही ना है, इससे सूत्र सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, R और प्लस एल, मान में कोई अंतर आया क्या, अरे 2 जोड़ 3 करें या 3 जोड़ 2 करें, आएगा तो 5 ही। L जोड़ R करें या R जोड़ L करें, आएगा तो सेम ही वैल्यू। तो R प्लस एल कर दिए, ये आ गया R और माइनस एल। तो अब क्या हो गया, A प्लस बी और इंटू ए माइनस, और इसका होल स्क्वायर है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, A स्क्वायर और माइनस, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस Q और इंटू 2L लिखा जा सकता है, और इंटू क्या लिख सकते हैं, तो 2R क्या लिख सकते हैं इंटू में, तो 2 दूनी के 4, L तो लिख ही दिए हैं, R बचा है कि नहीं बचा है, बताया जाए कैसे। तो ये हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर प्लस माइनस Q और इंटू होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव के लिए या तो प्लस ले सकते हैं या तो माइनस ले सकते हैं, लिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम वही सेट कर रहे हैं कि यहाँ माइनस आ गया तो क्या माइनस Q लिख सकते हैं, Q को हटा देंगे तो 1/4πε0, कोई दिक्कत। अब ये Q इसके साथ सेट हो गया तो माइनस Q इंटू 2L, क्योंकि सूत्र कह रहा है तो Q इंटू 2L कर दिए। मान में अंतर नहीं आना चाहिए, तो मान में अंतर कब नहीं आएगा, मान में अंतर तब नहीं आएगा जब R सेम टू सेम बच गया, 2 से गुणा कर दिए। तो देखो 2 दूनी के QLR 4QLR अंश में आ रहा है ना,
तो अब देखो 4QLR अंश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मान में कोई अंतर हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम टू सेम रख देंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिखेंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से क्या प्राप्त होता है, यही व्यंजक न प्राप्त होता है। तो लिखेंगे कौन सा व्यंजक है भाई, P बराबर है प्लस माइनस Q और इंटू, अब क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q इंटू 2L है और इंटू क्या है 2R है, तो माइनस Q इंटू 2L की जगह पर क्या रखेंगे P ना। तो यही व्यंजक जो यहाँ पर अभी लिखे हैं, अब यहाँ लिख ही दिए तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए था। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके जगह पर P और इंटू 2R होगा कि नहीं होगा, अब बटे में कितना है R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, क्या R की तुलना में L का मान नगण्य है, R यहाँ से लेके यहाँ तक है, और L तो अल्पांश दूरी है। वैद्युत द्विध्रुव के परिभाषा में ही बताए थे कि असमान ध्रुवों का, असमान आवेशों का एक ऐसा निकाय जो अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तो जब असमान आवेश होंगे अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे तो वही निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो अल्पतम दूरी तो इसकी परिभाषा में है, तो R की तुलना में L का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे कि चूंकि R की तुलना में L का मान क्या होता है, L का मान नगण्य होता है, अतः L बराबर क्या ले लेंगे 0। तो अब E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हम लिख सकते हैं 2P और इंटू R, और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर L के जगह पर 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P और इंटू, तो 0 गया तो R स्क्वायर ना बचा, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, तो अब E बराबर कितना आ गया 1/4 पाई, और ये हो गया 2P और इंटू, और R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R के पावर, क्यों, क्योंकि x के पावर m के होल पावर n तो होता है x के पावर, होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो गया, 2 दूनी के 4, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R के पावर 4। अब बताया जाए कि क्या ये कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या होगा, कटेगा 1R से कितना, 1R से 1R कट जाएगा तो बचेगा R का क्यूब, तो जब R का क्यूब कटेगा तो अब E बराबर कितना आ गया, अब E बराबर जो मान आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P और बटे में R का क्यूब। कोई दिक्कत, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R का क्यूब। यही व्यंजक जो है वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कुल मान की व्याख्या करता है, लेकिन स्थिति रहेगी अक्षीय स्थिति। लिखेंगे अतः उपरोक्त व्यंजक ही अक्षीय स्थिति की निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की व्याख्या करता है, उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। कोई दिक्कत, व्याख्या करता है। और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आया तो इसे नोट कर लिया जाए, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में। देखते हैं
आज के टॉपिक में पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव जिसका मान था v बराबर 1/4πε0 q बटे में r, और विभव का परिभाषा भी बताए थे पिछले क्लास में कि अनंत पर स्थित कोई परीक्षण आवेश हो और उस अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करना हो तो अनंत से उस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के उस निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, किए गए कार्य के उस परिमाण को ही वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है? तो किए गए कार्य का वह परिमाणात्मक मान होता है जो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने में किया जाता है। यही बताए थे ना। अब उसका जो व्यंजक था वो था v इज इक्वल टू 1/4πε0 और q बाई था ना ये। अब यहाँ पर इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, ये याद रहना चाहिए सूत्र, और देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम देख रहे हैं कि प्लस q और माइनस q दो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है और एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव असमान आवेशों का एक ऐसा निकाय होता है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, और वो अल्प दूरी क्या है? 2l है ना। तो ऐसा निकाय जो असमान आवेशों से बना हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वो निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का मान होता है P बराबर प्लस माइनस q और इंटू 2l, यही ना होता है जी। तो इसको भी याद रखेंगे, ये दो चीज़ याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो एक हो गया व्यंजक वैद्युत विभव का और एक हो गया व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव का। इन दोनों की मदद से हम इन वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर एक परिमाण निकालेंगे, और वह परिमाण किसका होगा? वैद्युत विभव का होगा। तो सबसे पहले जैसे जैसे फिगर में डिस्क्रिप्शन है वैसे लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः A और B बिंदु पर स्थित हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l है। इनका माध्य बिंदु एक जो है वो हम दिखा देंगे यहाँ पर कि ये जो है वो माध्य बिंदु O है। क्या है? माध्य बिंदु O है, और माध्य बिंदु से इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों की दूरी क्रमशः L और L है, तथा इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और R दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर ही हमें इन वैद्युत द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यही न करना है? देखते हैं, लिखेंगे माना कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव प्लस q एवं माइनस q क्रमशः बिंदु किस पर स्थित है? तो क्रमशः बिंदु प्लस q और माइनस q बोल दिए हैं, तो क्रमशः बोल दिए तो A और फिर B, क्रमशः बिंदु A और B पर क्या है? स्थित है। तो जब यह A और B पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो लिखेंगे A और B पर स्थित है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है, एवं इन वैद्युत द्विध्रुवों का माध्य बिंदु क्या है जी? का माध्य बिंदु O माना है, तो हो जाएगा कि O है। माध्य बिंदु क्या है? O है, और जहाँ से इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों की दूरी L है। कितनी है? L है। जहाँ से इन वैद्युत द्विध्रुवों की दूरी कितनी है? की दूरी क्रमशः L है। मतलब बारी बारी से भी देखेंगे इन दोनों आवेशों की दूरी इस माध्य बिंदु O से, तो यहाँ से भी L है और यहाँ से भी क्या है? L है, क्रमशः L है।
ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन इसका लिख दिए हैं, पूरा जो डिस्क्रिप्शन बोला जाता है मतलब व्याख्या, वो सारा चीज़ इसका लिख दिया गया। अब इसके बाद चित्र में जो गणना करना है वो गणना करेंगे। मूलतया ऐसे व्यंजकों को जब कभी भी अगर प्राप्त किया जाता है तो 3 भाग में प्राप्त किया जाता है। पहला होता है फिगर, दूसरा होता है फिगर का डिस्क्रिप्शन, और तीसरा होता है गणना, कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन में ही इसका व्यंजक प्राप्त होता है। तो एक भाग हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, फिगर का डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चित्र से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त करनी है। तो चित्र से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त करनी है ये कैसे पता चलेगा? ये उस समय पता चलेगा जब हमें पता हो कि ज्ञात क्या करना है, तो विभव ज्ञात करना है। विभव का सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म है, Q जो है वो आवेश है तो दोनों तरफ आवेश है, R तो यहाँ से बिंदु P की दूरी नहीं पता, यहाँ से बिंदु P की दूरी नहीं पता, यानी कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, AP और PB, यही ना ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि चित्र से गणना करने से पहले हम लिख देते हैं कि दोनों वैद्युत, लिखेंगे कि दोनों आवेशों से या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें PA और PB का मान ज्ञात करना आवश्यक है। लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए PA एवं PB का मान ज्ञात करना आवश्यक है ना जी? का मान ज्ञात करना आवश्यक है, का मान ज्ञात करना आवश्यक है। यानी कि अब हमें PA और PB के विषय में सोचना पड़ेगा कि PA का मान कितना है और PB का मान कितना है। लेकिन चित्र से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक त्रिभुज है ANO, है ना? त्रिभुज क्या है? ANO। तो लिखेंगे त्रिभुज ANO में, तो त्रिभुज ANO में अगर हम देखें तो ये क्या है, थीटा। तो कॉस थीटा का अगर हम मान देखेंगे तो ANO में अगर देख रहे हैं तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री, क्योंकि A से इसको मिलाए है ना। तो ANO में तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जब यह 90 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान क्यों निकालेंगे, क्यों नहीं साइन थीटा निकालेंगे, क्यों नहीं कॉस थीटा निकालेंगे, अन्य निष्पत्तियां हैं वो मान क्यों नहीं निकालेंगे, क्यों कॉस थीटा निकालेंगे? कारण है कि हमें इस R का मान यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, लेकिन इस O से N का मान हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान देना, R का मान यहाँ से हो गया R और इसके बाद L। तो अब देखा जाए ये ON का मान ज्ञात करेंगे। तो ON का मान ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में। तो अब देखा जाए तो ये समकोण है, तो 90 डिग्री के सामने क्या आ गया, L। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा, आधार। आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो अब हम यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में। तो आधार का काम क्या कर रहा है, आधार का काम कर रहा है यहाँ पर ON। आधार का काम क्या कर रहा है, ON। यहाँ पर क्या हो जाएगा, L। तो L अब आ गया, तो ON का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, L cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर अगर सम्मुख कोण से देखें तो ये थीटा है, तो ये वाला भी मान कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो ये थीटा हो जाएगा। तो अब त्रिभुज कौन सा बनेगा,
अब त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, यहाँ भी होगा आधार बटा में कर्ण। तो आधार का काम कौन करेगा और कर्ण का काम कौन करेगा, ये देखना है। तो यहाँ पर अगर आधार और कर्ण देखा जाए, तो आधार और कर्ण देखा जाए तो यहाँ पर मिलेगा आधार के जगह पर ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आधार और कर्ण चाहिए, तो यहाँ पर मान निकलेगा O से M का। तो O से अगर M का मान निकालेंगे तो OM बटा में, हाँ, आधार बटा में कर्ण। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आधार, O और M क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण का काम क्या करेगा, B और O। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर कर्ण का काम कौन कर रहा है, B और O ना। कर्ण का काम कौन कर रहा है, B और O। फिगर यही है, जस्ट क्या हो गया है, उल्टा हुआ है। 3D में है ये, तो जब ये 3D में है तो फिगर यही है, उल्टा हुआ है। तो आधार बटा में कर्ण करेंगे तो OM और बटे में क्या आएगा, BO। तो ये कर्ण का काम कर रहा है ना, इसका मतलब कि 90 डिग्री कौन है, M है। तो लिखेंगे त्रिभुज OMB में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OMB में। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर हम देखें त्रिभुज OMB में, तो हमें मिलेगा cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर आधार बटा में। तो आधार का काम क्या कर रहा है, OM, और कर्ण का काम क्या कर रहा है, BO, यही ना कर रहा है जी, BO। तो BO का मान रख देते हैं डायरेक्ट, BO का मान कितना है, L। तो OM बराबर कितना आ जाएगा, L cos थीटा। OM बराबर कितना आ जाएगा, L cos थीटा। अब फिगर में अगर देखा जाए ना, तो फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो PA है वह सिमिलर है किसके, तो सिमिलर है PN के। 3D एनिमेशन से बना हुआ है, ये आपको सामने भले दिख रहा है लेकिन ये पीछे की तरफ खींचा गया लाइन है। दो ऐसे आया है सिंपल, और एक पीछे की तरफ खींचा गया है। मतलब कहने का ये है कि, एक पेन दीजिएगा, जैसे ये दो आपको स्पष्ट दिख रहा है ना, ये दो स्पष्ट, और इन दोनों की ये बिंदुएं जो है वो भी दिख रही हैं। लेकिन तीसरा जो बिंदु है वो इस प्रकार से ये पीछे की तरफ ऐसे खींचा गया है कि ये बराबर दूरी पर है। ये किस दूरी पर है, बराबर दूरी पर। दिखा नहीं पा रहे हैं, दिखाते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो ये पीछे की तरफ खींची गई लाइन है, ये जो P और N है ये पीछे की तरफ खींची गई लाइन है। तो जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी और उतनी ही लंबाई इसकी भी है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन 3D एनिमेशन से ये समझ सकते हैं, यहाँ 2D है तो यहाँ पर ये हम दिखा दिए हैं कि ये यहाँ तक है। तो ये जो PN है वह सिमिलर किसके है, PA के। किसके सिमिलर है, PA के सिमिलर है। क्लियर है ना। अब इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये जो P और N है, ये PN सिमिलर होगा PA के, और P और M जो है वह सिमिलर होगा PB के। जैसा कि अभी हम पेन के द्वारा समझा रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। चित्र से अगर PN का मान देखा जाए तो PN सिमिलर है PA के। इसका मतलब कि PN बराबर क्या हो जाएगा, PA। और अगर अब हम PA का मान निकालेंगे तो PA का मान किसके समतुल्य निकलेगा, PN के लिए ना। तो देखा जाए तो PN कैसे है, यही ना है P और N। तो PN को हम क्या लिख सकते हैं, PN को क्या लिखा जाएगा, यही है ना, N, और ये था P, यही ना है। ठीक है, देखा जाए तो PN को क्या लिखेंगे, P से O में से PN को घटा देंगे, गलती है। PO से अगर ON को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा PN। P से O तक की दूरी ले करके और ON को घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा PN। तो लिखेंगे PN का मान अगर हम निकालते हैं तो PN बराबर क्या होगा, PN बराबर होगा PO, यही ना होगा। PN बराबर PO माइनस ON। अब देखा जाए PN बराबर कितना आ गया, PO का मान R, ON का मान L cos थीटा। अब यही जो PN है यह PN किसके बराबर आ गया, PA के बराबर आ गया, जिसका मान है R माइनस L cos थीटा, है कि नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमें यहाँ पर P से A की दूरी मिल गई है। अब हमें किसका मान चाहिए, P से B की दूरी।
तो पी बी सिमिलर है किसके, पी से लेकर के एम तक के। तो लिखेंगे कि पुनः चित्र पी बी सिमिलर है किसके, पी एम के, पी बी सिमिलर है पी एम के। तो ऐसी स्थिति में अगर पी बी का मान हम निकालेंगे तो पी बी का मान क्या हो जाएगा, पी से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के एम तक। पी बी का मान निकालेंगे तो पी से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के एम तक। ओ एम का मान हमने निकाला है एल कॉस थीटा, निकाला है ना, ओ एम का मान एल कॉस थीटा, और पी ओ का मान तो स्मॉल आर है। तो लिखेंगे इसलिए पी बी बराबर आर और प्लस एल कॉस थीटा। तो अब लगभग ये हमें पता चल गया कि पी बी का जब हम मान निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो निकलेगा आर प्लस एल कॉस थीटा, और पी ए का मान निकालेंगे तो आर माइनस एल कॉस थीटा। मतलब अगर पी ए का मान है तो ये है आर माइनस एल कॉस थीटा, यही है ना जी, क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है। और जब इसका मान देखेंगे तो क्या है, आर प्लस एल कॉस थीटा। तो अब बताया जाए, पी ए और पी बी के बीच की दूरी निकल गई, तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव का मान निकाला जा सकता है। 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो एक बार लेंगे क्यू के जगह पर प्लस क्यू और एक बार लेंगे क्यू के जगह पर माइनस क्यू, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बताया जाए। तो अब हम लिखेंगे अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या हमें चाहिए, वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 ना, तो 1/4πε0, और यहाँ पर Q का मान क्या है, प्लस Q है, प्लस Q के कारण ज्ञात ही कर रहे हैं, और दूरी है R माइनस एल कॉस थीटा। तो लिखेंगे कि प्लस Q बटे में R माइनस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V1 का मान हमें इतना मिला, लिखेंगे इसलिए प्लस Q के बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, किस बिंदु पर, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो कितना हो जाएगा, तो वैद्युत विभव का मान अब यहाँ पर निकालेंगे तो V2 होगा ना, तो हो जाएगा 1/4πε0 अब माइनस क्यू बटे में आर और प्लस एल कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव, अतः बिंदु P पर कुल विभव। तो अगर बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 और प्लस, तो V बराबर V1 का मान कितना है, 1/4πε0 प्लस Q और बाई R माइनस एल कॉस थीटा, और V2 का मान है 1/4πε0 माइनस Q बाई R प्लस एल कॉस थीटा, यही है ना। तो अब इन दोनों मानों को हम V1 और V2 के जगह पर रखेंगे और जोड़ देंगे। तो ये हो गया 1/4πε0 प्लस Q, क्या प्लस Q लिखना जरूरी है, केवल Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो Q बाई R माइनस एल कॉस थीटा, अब प्लस 1/4πε0 अब माइनस Q तो लिखेंगे ना, R और प्लस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बाहर करते हैं 1/4πε0 को, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस, और 1/4πε0 और क्या हो जाएगा Q बाई R प्लस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ से V इज इक्वल टू अगर निकाल रहे हैं Q बाई 4πε0 को कॉमन, तो यहाँ मिलेगा 1/R माइनस एल कॉस थीटा अब प्लस माइनस, और 1/R प्लस
एल कॉस थीटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताया जाए। अब इसको हल करें तो एलसीएम लेंगे, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। अब आर माइनस एल कॉस थीटा है और आर प्लस एल कॉस थीटा है, तो आर माइनस एल कॉस थीटा से कट जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, अब माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा से भाग देंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आर माइनस एल कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस एल कॉस थीटा सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और बटे में अगर देखा जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे भाई ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, r और r ये तो कट जाएगा ना, तो l कॉस थीटा और l कॉस थीटा 2l कॉस थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि r की तुलना में l का मान क्या है नगण्य है, r का मान p से लेकर के यहाँ तक o तक, और l का मान दो आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित है तो कम है ना, तो अब इस वजह से लिखेंगे कि r की तुलना में l का मान क्या है नगण्य है। लिखेंगे कि चूंकि चित्र से स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि r की तुलना में l का मान क्या होता है नगण्य होता है, तो r की तुलना में l का मान नगण्य होता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि l बराबर 0, तो लिखेंगे इसलिए v बराबर, विभव चाहिए ना, तो v का मान कितना है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अरेंज करेंगे, किस पर अरेंज करेंगे तो p बराबर प्लस माइनस q इंटू 2l होता है ना, तो अब हम यहाँ पर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और q इंटू 2l है, क्या है q इंटू 2l, तो अब इसको हम इसी प्रकार से सेट करेंगे q इंटू 2l, और फिर क्या है कॉस थीटा है, और बटा में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एल के जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और कॉस थीटा। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और q इंटू 2l है, तो q इंटू 2l है, तो हम इसको क्या लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से p बराबर प्लस माइनस q और इंटू 2l लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है p बराबर प्लस माइनस q और इंटू 2l, तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम ये मान रखेंगे तो v बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो या तो प्लस q और इंटू 2l होना चाहिए या माइनस q इंटू 2l होना चाहिए, यहाँ है प्लस q और इंटू 2l, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा p, कितना हो जाएगा p, और इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करके और कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो अब यहाँ क्या मिल गया, अब यहाँ मिल गया v बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और p कॉस थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। यही जो व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के संपूर्ण मान की व्याख्या करता है, यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव है प्लस q और माइनस q, और एक दूसरे से वह 2l दूरी पर स्थित है जिसका माध्य बिंदु O है, और उस माध्य बिंदु से दोनों आवेशों के बीच की दूरी l और l है, तो ऐसी स्थिति में
जो उत्पन्न विभव का मान होगा वो होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा और बाई r स्क्वायर। क्लियर है? देखा जाए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः इस व्यंजक से यह स्पष्ट है कि इस व्यंजक से यह स्पष्ट है कि यह लिखेंगे कि अतः इस व्यंजक से यह स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव का मान कितना होता है? तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा और बटे में r स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, नोट किया जाए। इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे, इतना नोट किया जाए।